तो चलिए, फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाला, वो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो क्वेश्चन था आपका यूनिट्स एंड, चैप्टर जो चल रहा था वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। कल कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, कुछ अराउंड 6 क्वेश्चंस हमने शायद डिस्कस किए थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं। अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ए आई पी एम टी 2000 एंड ए आई पी एम टी 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन एस आई यूनिट इज। ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 6.63 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 6.63 इंटू 10⁻⁻30 केजी मीटर पर सेकेंड। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6.63 इंटू 10⁻32 केजी मीटर स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये चार ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल सा है आपका, ठीक है ना। तो जो आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा करके आपको पता होगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा करके, ठीक है ना। और इवन अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, जनरली न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद हो जाती है वैल्यू। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी वाला आंसर है, ठीक है ना। तो आपको इसका सिंपली, क्योंकि पावर से पता चल जाता है, 10⁻34 में आता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो जो पहले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं बिफोर 2005 वाले, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। यूनिट्स वाले पे भी बहुत आसान से क्वेश्चंस आपको मिलते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका ए आई पी एम टी 2002 का क्वेश्चन है। ए आई पी एम टी 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। दूसरा है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तीसरा आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और चौथा ऑप्शन है आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का स्क्वायर। ये आपके चार ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ स्टीफन बोल्ट्जमैन कहाँ पे यूज होता है। सपोज कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर जो है केल्विन में वो है आपका टी, कैपिटल टी, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं केल्विन को। तो इसका टेम्परेचर है, मान लेते हैं टी। तो ये बॉडी जब एनर्जी को रेडिएट करती है, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है, तो इसने जो भी एनर्जी रेडिएट करी, मान लेते हैं ई की एनर्जी इसने रेडिएट करी, एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इज ई। मान लेते हैं ये जो इसने एनर्जी रेडिएट करी ई की, वो टी टाइम में करी। और लेट इस बॉडी का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो होता था कि एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, जो भी एनर्जी बॉडी ने रेडिएट करी है पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर की पावर 4। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसे हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या स्टीफन कांस्टेंट भी बोल देते हैं कभी कभी सिंपली इसको। तो देखिए एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल, टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड सिग्मा, एरिया की यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की पावर 4 केल्विन की पावर 4 हो जाएगा। नाउ अब हमें पता है कि जो जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है आपका वॉट के बराबर,
तो ये हो जाएगा आपका वॉट। जूल पर सेकेंड जो होता है एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज वॉट, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। नाउ मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 को जब हम इधर भेजेंगे तो सिग्मा की जो यूनिट आएगी वो आएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो ये आपकी सिग्मा की यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये 11th क्लास में आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले में, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ हीट, जो हमारा हीट ट्रांसफर के जो मोड होते हैं उसमें रेडिएशन जो वाला जो मोड होता है उसमें पर्टिकुलर ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है आपका। ठीक है ना, स्टीफन्स लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है वो आपका रेडिएशन वाले में, सम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, ठीक है, हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक के अंदर। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने 7-8 क्वेश्चंस देख लिए हैं इसमें बेस्ड। ये हमारा 9th क्वेश्चन है AIPMT 1994 का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ। कल भी हमने एक क्वेश्चन इस तरह का देखा था और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं और आपके नीट में भी आते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second. The unit of force in this system is, the unit of force in this, important question है, कल भी हमने देखा था, force in this system is, फोर्स की यूनिट इस सिस्टम में कितनी होगी। ऑप्शन से आपके 0.1 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन आपका 1 न्यूटन, तीसरा आपका 10 न्यूटन और चौथा ऑप्शन आपका 100 न्यूटन। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम दी हुई है। यूनिट ऑफ लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास दिया हुआ है हमारे पास 10 ग्राम और यूनिट ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है, देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स को अगर आप देखेंगे ये होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मास के लिए हम m यूज करते हैं, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या LT-1 कह लीजिए। जनरली आपको फोर्स का तो डायमेंशनल फॉर्मूला लगभग सभी को पता होता है, नहीं पता है तो मैं इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का निकाल लेता हूँ। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल गया। नाउ अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम बात करते हैं न्यूटन की, ठीक है ना, देखिए फोर्स 1 न्यूटन किसके बराबर होगा। आप यहाँ पे देखेंगे फोर्स की, हम SI सिस्टम में बात कर रहे हैं, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मास की यूनिट क्या है आपकी 1 kg, लेंथ की यूनिट क्या है SI सिस्टम में 1 मीटर और टाइम की यूनिट क्या है 1 सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब हमारे पास 1 न्यूटन की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मान लेते हैं उस नए सिस्टम में जो लेंथ है उसे हमने L स्टार से डिनोट किया। जैसे कल भी हमने देखा था पहले लेक्चर में, लेंथ की यूनिट जैसे SI सिस्टम में मीटर होती है, CGS में सेंटीमीटर होती है, तो उस नए सिस्टम में लेंथ की यूनिट L स्टार से मैंने डिनोट कर दिया। तो 1 L स्टार जो होगा, लेंथ की यूनिट 1 L स्टार, ये किसके बराबर दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे तो मुझे मीटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, दैट इज 0.1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 मीटर जो है वो किसके बराबर है आपके 1 L स्टार के बराबर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/0.1 दैट इज 10 L स्टार। ठीक है, जो किसके बराबर आ जाएगा 10 L स्टार। 1 मीटर की जगह हम 10 L स्टार रख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं मास की। मास देखिए, मान लेते हैं उस नए सिस्टम में मास को हमने डिनोट किया m स्टार से। नाउ 1 m स्टार किसके बराबर गिवन है आपका 10 ग्राम के बराबर है।
उस नए सिस्टम में मास की यूनिट जो है वो ग्राम में, 10 ग्राम। ना मुझे किलोग्राम में चाहिए क्योंकि न्यूटन तो किलोग्राम में आता है आपका। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यानी 10/1000 या आप कह सकते हैं 1/100 किलोग्राम। ना 1/100 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 m²। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 100 m² के बराबर आ गया। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आ गई आपकी 100 m² के बराबर। ठीक है, तो एक चीज हमें ये पता चल गई, एक चीज हमें ये पता चल गई। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, सेकंड की हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ उस नए सिस्टम में जो टाइम की यूनिट है वो है 0.1 सेकेंड। नाउ मान लेते हैं उस सिस्टम में टाइम को हम t* से डिनोट कर रहे हैं, t*। 1 t* इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/0.1 t*। तो 1 सेकेंड की वैल्यू आ गई आपकी 10 t* के बराबर। ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। सेकेंड को भी हमने नए सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, मास को भी मीटर, सॉरी लेंथ को भी मीटर में और मास को भी किलोग्राम में। नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द यूनिट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, द यूनिट ऑफ, देन द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम। फोर्स की यूनिट उस सिस्टम में कितनी होगी। 1 kg जो था वो आपके 100 m* के बराबर था। ठीक है, 1 मीटर जो था वो आपका 10 L* के बराबर था। और 1 सेकेंड जो था वो आपका 10 t⁻⁻²। डायमेंशनली जो हमने फॉर्मूला निकाला था वहां पे हमने 1 न्यूटन की जगह ये रख दी वैल्यूज। मास को kg को n* में, मीटर को L* में और टाइम को t* में। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100 × 10 10⁻², नीचे जाके हो जाएगा 100। तो m*, L*, t⁻², तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस। तो अब जब मैं इस 10 को नीचे भेजूंगा तो 1/10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आएगा आपका m*, L*, t⁻²। तो 1/10 की वैल्यू कितनी की किसके बराबर आएगी, 0.1 न्यूटन। तो उस नए सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होगी वो होगी आपकी 0.1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये कल भी हमने देखा था, ये कल से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी मिल सकता है। आसान क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने बना रखे हैं तो आप इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपका जो क्वेश्चन जो है 9 वाला, इसका जो ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो आपका 0.1 न्यूटन का, दैट इज फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है ना। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक जो हमने देखा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नीट के जो हम देख रहे थे, ये थी फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स पे बेस्ड। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है वो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2022 का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें बताना है द डायमेंशंस ML T-2 A-2। ये जो डायमेंशन है ये बिलोंग करती हैं, बिलोंग टू द, पहला ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे कैपिटल L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5B से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट की बात कर रहे हैं।
और नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए देखिए, हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो ईएमएफ डेवलप होती है जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होते हैं, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायमेंशनली, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट भी बोलते हैं जिसको आप, वोल्ट जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो वर्क डन इज एनर्जी, एनर्जी का आपको पता है सिंपल mL2T-2 होता है। चार्ज, चार्ज जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो Q को हम लिखते हैं IT के बराबर, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो ये आएगा A इंटू टी। ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारे, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा दिस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये आएगा आपका mL2T-3A-1। यह आएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल डिफरेंस E का। नाउ डी फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी टी। ई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mL2T-3A-1, डी टी इज टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T, तो ये आ जाएगा mL2T-2A-1। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, mL2T-2A-2, तो यहाँ पे A-1 आ रहा है, तो पहला वाला आंसर आपका नहीं है। ठीक है, तो यानी हम लेकिन इसको यूज कर सकते हैं आगे, हम अगले पार्ट को सॉल्व करने में ना हम इनको यूज कर सकते हैं। तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल गया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई और सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें रिलेशन होता है, फाई इज इक्वल टू होता है आपका एल आई के बराबर, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ना फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा कितना था, mL2T-2A-1, डायमेंशनल फॉर्मूला एल का, और करंट का आपका ए होता है। इस करंट को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, ए नीचे आ जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए जब ये आप ऊपर भेजेंगे तो mL2T-2A-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम mL2, ओके ml है सिंपली यहाँ पे, सॉरी ml है यहाँ पे, मैंने mL2 समझा। mL2T-2A-2 जो आया वो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो यानी सेल्फ इंडक्टेंस भी आपका नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब है म्यू नॉट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, mL2 आ रहा है, वहाँ पे हमें सिंपली ml चाहिए, mL2 नहीं चाहिए, ml चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप बहुत तरीके से इसके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सिंपली जैसे आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होती है। या आप एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो मैं जनरली एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस तक तो हम निकाल ही चुके हैं, फ्लक्स भी हम निकाल चुके हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये B इंटू ए के बराबर होता है, B मैग्नेटिक फील्ड और A होता है एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला था यहाँ पे, कितना था आपका, mL2T-2A-1। B का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे इस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा MT-2A-1। ये आ गया। नाउ म्यू नॉट का अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम स्क्वायर T⁻⁻⁴ A⁻⁻² अपॉन एनर्जी डेंसिटी जो होती है ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2,
पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। ये एल क्यूब आप ऊपर भेजेंगे या आप पहले इस एल स्क्वायर से इसको कट करके एल को ऊपर भेज सकते हैं। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये एम से एक एम कट गया एम, और ये एल ऊपर जाएगा, टी की पावर -2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो ये आ रहा है एम एल टी -2 ए -2 जो हमें चाहिए था। तो ये आ गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। ठीक है, अगर आप लेकिन देखिए, अगर आप दो चार चीज़ें जो है, जैसे आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हो गया, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, दो तीन जो होते हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से आपका एक होता है म्यू नॉट वाला, एक होता है एप्सिलॉन नॉट वाला, ठीक है, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा वाला, एक होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाला, एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये अलग अलग डोमेन के हैं, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला इनके इंपॉर्टेंट है। और एक रिलेशन जो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ0 ε0, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है LT-1 होता है लाइट स्पीड का। म्यू नॉट का अगर आप याद रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट का आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, ये आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ये भी आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, दो कॉलम है, मैच कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाह रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लिख दिया है सिंपली। ठीक है, नाउ लिस्ट 2 में हम आते हैं L2 T-2, सेकेंड है M-1 L3 T-2, थर्ड है LT-2, और फोर्थ है ML2 T-2। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं। वरना मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूँ। जी m1m2/r² होता है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये लगभग सभी को याद होता है। दिस इज मास इंटू मास इज m²। ठीक है, r इज डिस्टेंस विच इज l²। l² को इधर भेजेंगे, m² को इधर भेजेंगे, तो ये m⁻⁻1 बनेगा, ये L3 बनेगा, और ये T-2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L3 T-2। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये एनर्जी ही है, और एनर्जी या वर्क डन या टॉर्क, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, और वो होते हैं ML2 T-2। ठीक है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जिसे हम सिंपली यू से डिनोट करते हैं, ये होती है -G m1m2/r। अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो जी का डायमेंशनल, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं होता डायमेंशनल एनालिसिस में। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा था, मास का m² और डिस्टेंस का l। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, m² इंटू m⁻⁻1 इज m, L3 अपॉन l इज l², एंड दिस इज T⁻²। ऑब्वियसली एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है क्या आना चाहिए। ठीक है, नाउ बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है, जनरली इसे I से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है Gm/r² के बराबर।
जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा था, वो था m⁻⁻1 L³ T-2, m is m, this is L², m-1 और m+1 कट गया, L³ is this, तो ये आ जाएगा Lt-2। एक्सेलरेशन के जैसा होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज Lt-2, और रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं -gm/r यूज करते हैं, आप खुद निकाल लीजिएगा, v से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। g का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला, मास और r डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है तो दो तो सीधे ही आप मैच कर सकते हो, ठीक है ना, तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीट 2021 का क्वेश्चन है, 2021। तो 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के। 21 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ फोर्स F, ठीक है, एक्सिलरेशन A, एक्सिलरेशन है A, एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल। इन तीनों को हमने क्या अज्यूम किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज अज्यूम किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज अज्यूम किया। फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज अज्यूम किया है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में क्या होगा। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है F(a)T, दूसरा ऑप्शन है आपका F(a)T², तीसरा ऑप्शन है आपका F(a)T-1 और चौथा ऑप्शन है आपका F(a-1 और T, F(a-1 और T). ओके, अब हमें देखिए फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज दिया हुआ है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का बताना है। देखिए एनर्जी का कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिए, ½ mv², जितने कोई भी फॉर्मूला आप एनर्जी का यूज कर लीजिए। सपोज मैंने ½ mv² यूज किया, ठीक है। नाउ अब लेकिन मुझे तो फोर्स चाहिए और टाइम चाहिए। अब देखिए वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की जगह आप एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम को सॉरी कैपिटल टी से डिनोट किया है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये तो आ गया, लेकिन फोर्स अभी भी नहीं आया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं ½mA²T²। अब देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स होता है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी अगर आप मास इनटू एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख लीजिए और एक एक्सेलरेशन को अलग लिख लीजिए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपका आ जाएगा फोर्स इंटू ए इंटू T²। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखेंगे एनर्जी का, तो ये आएगा आपका F(a)T² के बराबर। दैट इज द बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। F(a)T² इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये नीट 2021 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एच सी वर्मा वाली बुक में भी आपको 2-3 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है नीट 2021 का ही क्वेश्चन है अगला भी। ये कह रहा है E अगर एनर्जी को डिनोट कर रहा है, E डिनोट कर रहा है आपका एनर्जी को और G डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। अभी मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमें बताना था E/G किसको डिनोट कर रहा है, E/G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शंस हैं m2l-1T0, m2l-1T0, सेकेंड ऑप्शन है आपका ml-1T-1, थर्ड ऑप्शन है आपका
ml0t0 और फोर्थ ऑप्शन है आपका m2l-2t-1। ठीक है, तो देखिए एनर्जी है तो 2-3 बार देख चुके हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखा था हमने m-1l3t-। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m-1 ऊपर जाके प्लस का 1 बनाएगा m2, l-3 ऊपर जाके l2-3 l-1 और t की पावर -2 से, तो आंसर इज m2l-1t0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है। डायमेंशनल एनालिसिस में आपको सिंपली फॉर्मूले बताएं तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पूछा है किसका, स्ट्रेस का। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, डायमेंशनल फॉर्मूला में स्ट्रेस का बताना है। ऑप्शन है आपके ml2t-2, ml2t-2 ये तो एनर्जी का हो गया, ml0t-2, ml-1t-2, ml-t-2। ओके, फोर्स का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-t-2 और एरिया का l स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का l स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर इज ml-1t-2। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो डायमेंशनल एनालिसिस पे थे। कल भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे को कोशिश करेंगे कि नीट के एग्जाम तक आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए वो सारे डिस्कस हम कर लें। ठीक है, थैंक यू।